Hello everyone, my name is Vinay and today we will see a lecture about how the budget can cement growth। मतलब कि बजट जो अभी पेश होने वाला है फरवरी में वो कैसे ग्रोथ को और ज़्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, तो इन्होंने राइटर ने लिखा है इसमें कि पीएलआई स्कीम को बढ़ा के, हेल्थ को बढ़ा के, ठीक है, और इंफ्रा पे काम करके, और टैक्स की जो बजट होती है स्लैब उनको कम करके, ठीक है, इंडिविजुअल भी शामिल हो जाए तो उस पर ध्यान दे के हम लोग इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि पीएलआई स्कीम कैसे इम्प्रूव कर सकती है, मतलब आने वाले लोगों के चीज़ों को, ठीक है, और हेल्थ अगर बढ़ाएंगे, अच्छी करेंगे तो उससे कैसे प्रॉफिट हो सकता है, या इंफ्रा करेंगे उससे कैसे, और बजट में क्या क्या चीज़ें और शामिल करनी चाहिए जिससे कि देश की इकोनॉमी बढ़ सके और भी चीज़ें अच्छे से हो सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सबसे पहले कि पीएलआई स्कीम। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम का बेसिकली मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रीशियन की कंपनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या मान लो कोई टेक्सटाइल की कंपनी है, ठीक है, तो होता क्या है, सरकार ये बोलती है कि आप प्रोडक्शन इस लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो आपको सरकार इंसेंटिव देगी। ठीक है, जैसे कि अभी फेम स्कीम चल रही है, फेम स्कीम इन सेंस की इलेक्ट्रिक जो मतलब उससे बनाने हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स जो बनाने हैं वो उसकी फेम स्कीम चलाई जा रही। तो उसमें सरकार ने पीएलआई स्कीम लगाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो लोग खरीदेंगे और हम लोगों का रिन्यूएबल एनर्जी की साइड बढ़ेंगे। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं पीएलआई स्कीम, मतलब कि प्रोडक्शन एक लिमिट से ज़्यादा करना। सरकार जैसे मोबाइल फ़ोन का स्मार्टफोन पे है तो उस पर है। तो पीएलआई स्कीम ना टोटल 13 या 14 सेक्टर, आई गेस, मैं भूल रहा हूँ, तो आप एक बार क्रॉस चेक करके मैं नीचे डाल दूंगा उसको कि कितने सेक्टर हैं पीएलआई स्कीम। तो जैसे कि पीएलआई स्कीम में ये है तो उससे ना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना प्रोड्यूस कर सकते हैं और आगे को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पीएलआई स्कीम में टोटल जो सेक्टर 13-14 का मैंने बताया आपको। और गवर्नमेंट इस बार पीएलआई स्कीम किस किस पे और लगा सकती है आने वाले टाइम पे, जैसे कि एरोस्पेस हो गया, वेयर हाउस पे हो गया, रोबोटिक्स पे हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट पे हो गया, या मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। ठीक है, इस पे पीएलआई स्कीम भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर पे लगाना हो पीएलआई स्कीम, कैसे किसी नैनो स्टार्टअप्स हैं उन पे लगा दो, कंपनी पे कर दो कि यार चलो आप अच्छा काम करो तो आपको इंसेंटिव देंगे। तो इंसेंटिव एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं देश की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो पीएलआई स्कीम है वो, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पीएलआई स्कीम। और इसको और भी सेक्टर में आपको मतलब अप्लाई करनी चाहिए। अभी जैसे 13-14 सेक्टर है ना, उससे ज़्यादा अप्लाई करो, और सरकार इस पर काम कर ही रही है, धीरे धीरे करके सेक्टर आइडेंटिफाई कर रही है और पीएलआई स्कीम उस पर अप्लाई कर रही है। ठीक है, अब पीएलआई स्कीम को देख लेते हैं कि हम लोगों के यहाँ टोटल जो पीएलआई स्कीम है उसका देखो क्या है कि होपफुली द बजट विल वाइडन द पीएलआई स्कीम विल कंसिडरिंग अपकमिंग पोटेंशियल इंडस्ट्रीज स्पेशली वाइल टारगेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ 1 ट्रिलियन बाई 2025। अगर हम लोगों को 2025 तक 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है तो हम लोगों को पीएलआई स्कीम, बिकॉज जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा किसी चीज़ का तो वो ज़्यादा चीज़ भी जाएगी, तो हम लोग के यहाँ ऑब्वियस सी बात रुपये आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोला था कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हम लोगों की जो पोर्ट होते हैं बंदरगाह, उस पर काम करने का। जैसे मान लो इंडिया की कोस्ट लाइन 10 गुना ज़्यादा है वियतनाम की कोस्ट लाइन से। ठीक है, पर वियतनाम विच हैज़ 4 मेजर पोर्ट्स इनकरेजिंग पीपीपी विथ सम ऑफ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट प्लेयर ऑफ सिंगापुर, हांगकॉन्ग, बुसन एंड रोटमैन कैन चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन ट्रेड। ठीक है, तो हम लोगों को अपने इंफ्रा पे काम करना चाहिए। जैसे एनआईपी चल रही है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसके लिए हम लोगों ने एनएमपी भी बनाई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। मतलब जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन होगी वो रुपए देगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को। ठीक है, और अब जैसे काम नहीं हो रहा तो हम लोगों ने जो अभी रिसेंटली में लॉन्च की है, पीएम सर ने अपने मतलब गति शक्ति योजना, तो उसमें क्या है कि सभी जहाँ जितने भी डिपार्टमेंट है उनको एक साथ कोलैब करके, और जिससे कि काम और स्मूथली चले और अच्छे से काम हो इंफ्रा पे। तो ठीक है, तो वो चीज़ है, तो इनको इंफ्रा पे अगर हम लोग काम करेंगे तो देश की ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी बढ़ेगी। हम लोगों को अपने पोर्ट पे मतलब बंदरगाहों पे अपने और काम करना चाहिए। ठीक है, और इंडिया कैन आल्सो बिकम अ एशियन हब। ठीक है, द बजट कुड आइडेंटिफाई अ फ्यू पोर्ट्स विद टाइम बाउंड इंसेंटिव टुवर्ड्स कंप्लीटिंग देम। ठीक है, मतलब अभी पोर्ट्स पे काम चल रहा है तो उनको इंसेंटिव देगी, आप जल्दी से जल्दी काम करो, अपनी प्रोडक्ट मतलब हो जाता है। जैसे इंडिया की ना, मतलब कि इंडिया की जो बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में है ना, तो उसमें सबसे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग के 10 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो पैरामीटर में वो है कि हम लोगों को लैंड एक्विजिशन सही से नहीं मिलता है। हम लोगों की 153 8 के समथिंग कुछ रैंक है 194 में।
तो मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहीं रैंक कम है हम लोगों की वो है लैंड एक्विजिशन में। लोग ना लैंड नहीं देते हैं, मतलब अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं जब प्रोजेक्ट कोई चलता है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है उसमें। और जब कोई लेते हुए ज़मीन तो बहुत महंगी मिलती है, या इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलते हैं। तो अभी रिपोर्ट भी आई थी एक वर्ड की, तो उसमें भी बताया गया था कि ऐसा ऐसा होता है। तो वो चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है इंफ्रा पे लेके, क्लियरेंस नहीं मिलता है। और अभी थोड़े दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, उसमें बताया था कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं 500 से ज़्यादा, वो कम से कम 32 महीने से ज़्यादा हो गए उनको डिले हैं वो, और उस पर ना बहुत ज़्यादा सरकार का रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसमें ओबीसी बात है, रुपये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हम लोग अगर उसको अच्छा करें इंफ्रा पे और इन चीज़ों पे काम करें तो ओबीसी बात हम लोग और अच्छा कर सकते हैं इन चीज़ों को, हम लोग के पास पोटेंशियल है इन चीज़ों को करने के लिए। और क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी अच्छी है हम लोगों की, कि पोर्ट है हम लोग के यहाँ दोनों साइड समुद्र और नीचे भी, तो मतलब हम लोगों की अच्छी लोकेशन है। उस लोकेशन का अगर सही से आइडेंटिफाई करें, सही से चीज़ें यूज़ करें, तो यूटिलाइजेशन करें, तो हम लोग एक हब बन सकते हैं एशिया के, जैसा उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ की हेल्थ केयर इंफ्रा पे, ठीक है। While hopefully that upcoming budget will provide the rebates on the medical insurance premiums and further inductment for the R&D spent to boost pharma companies, it is important to strengthen the health structure infrastructure in the tier 2, tier 3 cities. This lack of infrastructure was tragically exposed during the कोविड सेकेंड वेव, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हेल्थ का हम लोगों ने इस बार देखा ही कैसा क्राइसिस हुआ हेल्थ का हेल्थ इंफ्रा हम लोगों का अच्छा नहीं था। जैसा कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 है, उसमें बताया गया कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो स्टैंड है वो 1003 है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द रूरल एरिया से एट 19,810, रेलवे हॉस्पिटल 136 है, एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस फैसिलिटीज एट 151। जो ESIF कार्ड रहते हैं वो 151 हॉस्पिटल है हम लोग के यहाँ टोटल। तो मतलब हम लोग इंफ्रा में काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट आने, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा हम लोग कितने पीछे रह गए इंफ्रा पे, हम लोगों के पास बेड कैपेसिटी नहीं थी, फिर रेलवे ने आके काम किया, फिर अलग अलग कंपनियों ने अपने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, किसी ने अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लिया। तो ये चीज़ें देखी, तो हम लोग का इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इंफ्रा होना चाहिए हेल्थ के लिए। तो सरकार ओबीसी बात है आगे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाली है, और खर्चा करे तभी अच्छा है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट शिप पे पार्टनरशिप पे हॉस्पिटल बनाया। लेकिन बेसिकली हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट सेक्टर ने ना चार्ज ज़्यादा किया एज़ कम्पेयर एज पब्लिक ने। तो देखे कि किस मॉडल पे हमें काम करना है, सरकार उस चीज़ को ध्यान में रखेगी। पब्लिक हॉस्पिटल जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करें एज़ कम्पेयर एज प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट बहुत ज़्यादा मोटी फीस भी चार्ज कर रही है। जैसे हमने ऑक्सीजन के टाइम पे कम हुआ तो उसमें देखा कि सिलेंडर कितना महंगा दे रहे थे, एम्बुलेंस का चार्ज बहुत ले रहे थे, वहीं पे पब्लिक अपना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है इसमें। उसके बाद इनफैक्ट इवन इफ 5% ऑफ दीज 21,000 ऑड हॉस्पिटल गेट अटेंशन फॉर अ टाइम मोड अपग्रेडेशन, द प्रेशर ऑन टायर 1 सिटीज़ विल बी मच रिड्यूस। मतलब टायर 1 सिटीज़ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, अगर टायर 2 और टायर 3 के मतलब हॉस्पिटल बनते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि मतलब जो हम लोग के यहाँ लोकल में हॉस्पिटल रहते हैं, जैसे जिला पंचायत का मतलब हॉस्पिटल रहता है जिला में, मतलब और उसके बाद स्टेट में और एक नगर में जो रहते हैं मतलब करके हॉस्पिटल, तो अगर उनमें हॉस्पिटल अच्छे से हो जाएंगे, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर कोई जाएगा नहीं। जैसे कि अब लेट्स सी कि जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, ठीक है, मतलब एक मोटा मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ से जैसे किसी पर्सन को एक्सीडेंट हो जाए, कोई हैवी एक्सीडेंट हो जाए इन केस, ठीक है, तो उसको ना काफ़ी दूर जाना पड़ता है, फिर उसका इलाज जैसे होगा फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, ब्लीडिंग भी होती है, कभी कोई मतलब नहीं रहता। तो ये चीज़ें रहती हैं कि काफ़ी चीज़ों को मैंने देखा है करीब से भी कि ऐसी चीज़ें होती हैं। जब मैं रहता था एक जगह पे ऐसी, तो मतलब था एक टाइम पे वो चीज़ें, तो उसको देखना चाहिए कि अगर हम लोग लोकल पे कोई चीज़ को डेवलप करेंगे अच्छे से, तो लोकल का मतलब आदमी बाहर नहीं जाएगा, लोकल का आदमी घर पे रहेगा, वो सी चीज़ें वहीं फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, तो प्रेशर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे है वो कम होगा। जैसे दिल्ली में माइग्रेंट्स लेबर ज़्यादा थी, तो उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लोकल में नहीं था इतना, मतलब जहाँ पे वो रहता वहाँ इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था। अगर एम्प्लॉयमेंट होता तो वो दिल्ली जाने की कोशिश नहीं करता, अगर दिल्ली नहीं जाता तो इतना प्रेशर नहीं पड़ता। अब दिल्ली भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एरोज हो रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे चेन्नई हुआ या बेंगलोर हुआ या फिर गुजरात है, भिवाड़ी हुआ सेक्टर, या बड़ी बड़ी जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर है, मतलब वर्क फोर्स है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है वो। तो बेसिकली हमें अपने लोकल्स की चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ऐसी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर हमें अपने आप को उन लोगों की चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है। लोगों को जवाबदेही बनाओ, मतलब आप लोग काम क्यों नहीं करना चाहते, क्या रीज़न है, जब सरकार फंडिंग दे रही है तो बीच में कहाँ जा रही है, तो वो चीज़ों को सबको ना देखना चाहिए और चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। अब उसके बाद है कि इंक्रीजिंग, अब जो फोर्थ पॉइंट इसमें इन्होंने बेसिकली मेंशन किया वो इंक्रीजिंग टैक्स एग्जम्पशन, ठीक है। तो टैक्स एग्जम्पशन पे इन लोगों का बोला है कि हाँ सेक्शन नंबर 80C ऑफ इनकम टैक्स अलाउ है मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख एवरी पर्सन फ्रॉम द टैक्स पेयर टोटल इनकम, ठीक है।
Over and above this, NPS given additional deduction of 50,000 under section 80 CCD1B. While the income of a people has increased, interest rates has continued to fall as opposed to cost of living. Further, the pandemic has caused many joblessness and exposed people financially vulnerable, especially when it comes to a secured saving infrastructure. तो इसमें बोला कि एजम्पशन दो, छूट दो टैक्स की, क्योंकि कोविड ने पहले से हालत ख़राब कर रखी है, तो उस पर सरकार देखेगी कि कैसे टैक्स को करना है कलेक्ट, कैसे नहीं करना है, बिकॉज वो उनकी पॉलिसी में है। हम लोग क्या बोलेगा, टैक्स नहीं कलेक्ट होगा तो फिर कंट्री रन कैसे करेगी। टैक्स तो बेसिकली ज़रूरत है, बट देखेंगे वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे उसको कितना स्लैब। वो तो जिस दिन बजट आएगा उसी दिन पता चलेगा कि कितना टैक्स रहना चाहिए कितना नहीं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट मतलब फिफ्थ है मोस्ट, वो है स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन। मतलब एक्सपोर्ट नॉट जस्ट हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट लाइक क्रिएटिंग जॉब्स, बूस्टिंग मैन्युफैक्चर, अर्निंग फॉर एक्सचेंज, एंड टुडे दे विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एवर चेंजिंग जियो इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो है ना वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक्सपोर्ट नॉट जस्ट हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट लाइक क्रिएटिंग जॉब्स, बूस्टिंग। और एक्सपोर्ट जब होते हैं किसी चीज़ के, मतलब जैसे हम लोग यहाँ कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही बाहर जा रही कोई चीज़, मतलब जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ से मैंगो जा रहे हैं बाहर, ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग होके जैसे मैंगो का जूस जा रहा है बाहर, ठीक है, या फिर पॉमीग्रेनेट जा रहा है, या फिर मान लो हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ जा रही है बाहर, ठीक है। तो होता क्या कि उसमें क्रिएटिंग जॉब्स भी बहुत क्रिएट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। अब जैसे कोई भी मान लो कि जैसे मैंगो शिपमेंट हो रहा है कहीं से, या मैंगो का जूस जा रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली एक प्रोसेसिंग यूनिट होगी फूड प्रोसेसिंग की, वहाँ पे लोग काम करेंगे, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके यहाँ इनकम जनरेट होगी। तो मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, तो एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, वहाँ कैपेसिटी होगी लोगों की, ठीक है, लोग सीखेंगे, उनकी स्किल थोड़ी डेवलप होगी कि क्या हाइजीन है क्या अनहाइजीन है, तो उनके लिए, ठीक है। अर्निंग, अब जब कोई चीज़ बाहर जाती है एक्सपोर्ट में, तो हम लोग के यहाँ फॉरेन करेंसी भी आती है, ठीक है। तो और हम लोग के यहाँ मतलब जो जियो इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं ना वो भी चेंज होते हैं। अच्छा ठीक है, हमारी इस कंट्री के साथ में ट्रेड अच्छा हो रहा है, तो वो हमारे डिफेंस में भी सहायता कर सकती है, हम लोगों के यहाँ ग्लोबल फोरम पे भी स्टेब्लिश सहायता कर सकती है। तो ये पॉइंट्स होते हैं काफ़ी। उसके बाद इंडिया पोटेंशियल बहुत है किसके लिए, कि पोटेंशियल हम लोग के पास है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, मोबाइल फ़ोन का, सोलर पैनल का, एरोस्पेस इक्विपमेंट का। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट देयर आर मैनी इनपुट्स लाइक a lithium that goes in these but not available in abundance in the country. So India will looking at the new form of independence on the dependence on the import. This review need to secure certain एसिड्स ओवरसीज। देखो जैसे कि अब ईवी की बात आ गई, तो हम लोग यहाँ ना लिथियम इतना नहीं है, लिथियम अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इंडिया वो भी देखेगी लिथियम कैसे लेके आना है। हम लोगों ने जैसे बोला है कि सोलर पैनल में, तो सोलर पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगती हैं। अब फर्दर चाइना ने अपने यहाँ पे कुछ और डेवलप किया है, माइक्रो सिलिकन भी डेवलप हो गए हैं। तो अलग अलग टाइप के ना सिलिकन्स होते हैं, वो कभी किसी और वीडियो में बात करूँगा, उसके लिए साइंस टेक में जब कभी बताऊँगा तब। तो वो चीज़ें रहती हैं। तो मतलब हम लोग क्या लिथियम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कैसे बैटरी बनेगी, कैसे क्या होगा, तो वो चीज़ें हम लोग दूसरे देश पे कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, उनको देखेंगे कि मतलब कैसे हम लोगों के पार्टनर्स उनसे बनेंगे, जिससे मैं अपनी डील कर सकूँ उनसे कि हाँ मुझे लिथियम चाहिए, तो भाई तू थोड़ी हेल्प कर दे मतलब इसमें, ऐसे करके, ठीक है। तो लिथियम का और सिलिकन के लिए बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज हम लोगों का एक जो सपना है, विज़न है, वो 1 ग्रिड और 1 नेशन, मतलब एक नेशन एक ग्रिड। तो हम लोगों ने उसके लिए बोला भी था मतलब यूनाइटेड काउंसिल में भी जाके, ठीक है। तो ये है, तो मतलब पीएम सर का अपना सपना है कि पूरा कंट्री एक ग्रिड से, बिकॉज इंडिया में अपना सन इक्वेटर पे मतलब लाई करता है, तो इक्वेटर की जो भी कंट्री हैं लाई करती हैं, उनमें सन की डायरेक्टली हीट आती है, मतलब एनर्जी जो भी है सन रेज आती है, तो उससे सोलर पैनल से हम लोग बहुत काफ़ी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी साइड चाइना ने आर्टिफिशियल सन भी बनाया, उनका एक्सपेरिमेंट भी किया था न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, तो मतलब वो भी है। तो चाइना एक अपना अलग पॉलिसी कर रहा है, बट चाइना किसी कंट्री के साथ ना मतलब टेक्नोलॉजी शेयर करता नहीं है इतना, किसी भी चीज़ को लेके वो अपना केवल देखता है, तो वो चीज़ है। तो इंडिया अपना देखेगी कैसे मैनेज करना है, आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। बट बेसिकली जो भी इसमें है रीज़न मिस हो रहा है इस पूरे में, वो रीज़न है कि हम लोग क्या एजुकेशन पे ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज हम लोगों ने पिछली ईयर देखा कि सरकार ने एनईपी पॉलिसी भी लाई, बट पिछली से मतलब पिछली बार जैसे कि ये 2020 वाला जो बजट आया था 20-21 वाला, तो उसमें ना बेसिकली सबसे ज़्यादा मिसिंग फैक्टर था वो था एजुकेशन। जितना बोला था फंड देने के लिए उससे भी कम दिए, मतलब पिछली बार जैसे 19-20 में जितना फंड दिए थे 2020-21 में उससे ज़्यादा फंड कम दिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी एजुकेशन में। हम लोग एक तरफ एजुकेशन को बढ़ाना चाह रहे, वहीं एक तरफ प्रॉब्लम ये आ रही, ठीक। तो एजुकेशन पे इस बार काफ़ी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसा मेरा मानना है कि एजुकेशन पे रोल करे प्ले, ठीक है। स्किल्स के लिए
डेवलपमेंट के लिए जो आईटीज़ रहती हैं उन पे काफ़ी फंड इन्वेस्टमेंट करें। साइंस टेक का मतलब आर&डी पे रिसर्च काफ़ी अच्छा थोड़ा दे। और पिछली बार देखा था हम लोगों ने मनरेगा में ना बजट कम दिया था, ठीक है, तो बेसिकली मनरेगा में बजट बढ़ा है। मनरेगा मतलब जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी मिशन होता है, जो गाँव कस्बा में चलता रहता है, मतलब जो लोकल्स को वर्कर को जॉब देता है, जिसमें गारंटी होती है कि 100 डेज तक ना तो आपको बजट देना ही देना है। मतलब काम 100 डेज तो लिखित रहता है और उसके बाद फिर जितनी भी देने, मतलब 100 डेज तो कन्फर्म है कि बंदे को काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सरकार आपके अकाउंट में रुपए भेजती है, वो प्रधान काम करवाता है जो भी मनरेगा का रहता है। तो उस पर सरकार फर्दर मतलब दे रुपए, क्योंकि कोविड चल रहा है तो उसके लिए, अब जैसे कि तो वो चीज़ें हैं, तो इन पे काफ़ी चीज़ें काम करना चाहिए। अपना डिफेंस का अलग सेक्टर का बजट होगा, जब आएगा बजट तो मैं बताऊंगा कि क्या, मतलब जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्या सही है क्या नहीं सही है। तो बात बाकी बस आज के लेक्चर में इतना ही कि बजट में क्या क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी आज। सबसे पहले देखी कि पीएलआई स्कीम क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात की कि इंफ्रा का अगर बढ़ाएंगे तो कैसे काम हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रा को देखा। उसके बाद टैक्स एजम्पशन पे बात की। उसके बाद हम लोगों ने अलग सेक्टर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की फूड प्रोसेसिंग की बात की, एजुकेशन पे भी बात की। तो बस ये चीज़ें बात की। और फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, और फिर अगले लेक्चर में किसी दिन कुछ और नया टॉपिक होगा तो उस पर बात करेंगे। बाद बाकी आप लोग शेयर करते रहिए, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप बेसिकली उसको लिखने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये सही था या नहीं सही था, क्या सही था। तो इससे फर्दर थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और काम और अच्छा करने का आपको लेक्चर पहुँचाने की बात मिलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।